तो मूवी की शुरुआत एक बार से होती है जहां पर कई सारे गैंगस्टर्स मिलकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक हिटमैन आ जाता है जो कि उन सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। तो उनमें से कुछ गैंगस्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गैंगस्टर उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हिटमैन होता है बहुत ही ज्यादा शार्प होता है और उसके बंदूक से निकलने वाली गोली बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है और पल भर में वो हिटमैन सभी को मार कर वहाँ से चला जाता है। और जो हिटमैन होता है उसका नाम फेवल था और ये काफी ज्यादा फुर्तीला और हाईली ट्रेंड असैसिन है और ये किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड के अंदर ही मार सकता है। और यहाँ से निकलते टाइम वो अपनी पार्टनर से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों अपने बॉस के पास जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेवल की पार्टनर और उसके बॉस के अलावा उसकी सच्चाई कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ये अपने मिशन के समय हमेशा एक मास्क पहन कर रखता है। तभी फेवल अपने बॉस से अपने अगले मिशन के बारे में पूछता है और ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब लोगों की नजर में आने लगी है। अब अगले 1 साल तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर रहे हैं और इस बीच तुम किसी को भी नहीं मारोगे। और बॉस इन दोनों को एक नई आइडेंटिटी देता है और कहता है कि तुम लोगों को आने वाले 1 साल तक ऑस्का सिटी में एक भाई बहन की तरह रहना होगा। और उसका बॉस उससे कहता है कि ऑस्का सिटी में एक गैंग है जो कि वहाँ पर तुम्हारे रहने की सुविधा कर देगी। और लास्ट में उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें याद रहे तुम 1 साल तक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीने वाले हो और इस बीच तुम किसी को भी नहीं मारोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर फेवल ने उन्हीं गैंगस्टर्स को मारा था। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 आदमी आते हैं। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं और इन्हें इन्वेस्टिगेट करते टाइम पता चलता है कि ये सब जिसने भी किया है वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि शायद इन सभी लोगों को अर्बन लेजेंड ने मारा है। वही उनमें से दूसरा कहता है कि हमने तो केवल उसकी कहानियां सुनी है और अब क्या वो सच में अभी भी होगा। फिर वो दोनों सोचते हैं कि अगर फेवल सच में होगा तो हम उसे ढूंढ कर मार देंगे, जिसके बाद हम दोनों अर्बन लेजेंड बन जाएंगे। अब इन दोनों का मिशन केवल फेवल को ढूंढकर मारने का है ताकि वो दोनों जापान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन सके। जिसके बाद हम उसी गैंग को देखते हैं जिनके पास फेवल रहने के लिए आ रहा था और ये फेवल के आने से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि फेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद गैंग का लीडर फेवल और उसके पार्टनर को एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। जिसके बाद ये दोनों रात में बाहर घूम रहे थे और तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं और इन दोनों को परेशान करने लगते हैं। लेकिन फेवल के बॉस ने उसे किसी को भी नुकसान पहुँचाने से मना किया था, इसीलिए वो चुपचाप उनसे पिट जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की फेवल की मदद करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेवल भले ही एक हाईली ट्रेंड असैसिन है, लेकिन उसकी कुछ आदतें छोटे बच्चों जैसी हैं। जैसे कि अगर खाने की कोई भी चीज थोड़ी भी गर्म है तो वो उसे नहीं खा पाता था। और जापान के एक टीवी शो का कॉमेडियन है जिसका नाम जयकाल है। वो फेवल को बहुत ही ज्यादा फनी लगता था, इसीलिए वो उसके शो को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करता था। और अब अगले दिन गैंग का लीडर फेवल से मिलने के लिए आता है और वो फेवल को अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाता है। और यहाँ वो एक आदमी को दिखाता है और उसे कहता है कि ये पहले एक रेसलर था, इसने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। और ये बिहारा कहता है कि मैंने सुना है कि फेवल किसी भी आदमी को 6 सेकंड के अंदर मार सकता है और इसीलिए मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ। और उसे कहता है कि जाओ और उस रेसलर को मार के आओ। और अपना चाहते हुए भी फेवल उस रेसलर से लड़ने के लिए जाता है और फेवल उसे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही अधमरा कर देता है। तभी भी हारा उस रेसलर को जान से मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन फेवल उसे साफ मना कर देता है और उसको बताता है कि मुझे 1 साल तक एक आम आदमी की तरह बनकर रहना है और इस बीच में किसी को भी नहीं मार सकता। अब ये सुनकर ही भी हारा खुद उस रेसलर को शूट कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं और इबिहारा यहाँ पर फेवल को अपने एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम कोजीमा होता है। और कोजीमा अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के केस में पिछले 8 साल से जेल में था, लेकिन कल वो जेल से बाहर निकलने वाला है और वो मेरे छोटे भाई जैसा है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने जाता है और वो अपने पार्टनर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो पिछले 8 साल से कभी भी उसे जेल में मिलने नहीं आया और उसके हिस्से के पैसे उसको नहीं दिए। और यहाँ पर कोजीमा को पता चलता है कि उसका पार्टनर लड़कियों की तस्करी करता है और यहाँ पर उसे एक एडल्ट मैगजीन मिलती है जिसके ऊपर उसी लड़की का फोटो होता है जिसने उस रात फेवल की मदद की थी। और तभी कोजीमा अपने पार्टनर से इस लड़की के बारे में पूछता है और वो उससे बताता है कि ये लड़की पहले मेरे एडल्ट मैगजीन में काम करती थी, लेकिन अब वो लड़की इस काम को पूरी तरह से छोड़ चुकी है और मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ उसे वापस काम करने के लिए, लेकिन वो किसी भी हाल में ये काम दोबारा नहीं करना चाहती। दरअसल इस लड़की का नाम मिसाकी है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब होती है
और उसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने एडल्ट मैगजीन में भी काम किया। और कोजीमा तो अपने पार्टनर के ऊपर पहले से ही गुस्सा था, वो इसीलिए अपने पार्टनर को गोली मार देता है और वहाँ से उस मैगजीन को लेकर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम फेवल को देखते हैं जो कि एक आम आदमी की तरह अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा होता है। और तभी रास्ते में उसको मिसाकी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और फेवल उसको बताता है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मिसाकी उसे अपने बॉस के पास लाती है और उसका बॉस फेवल को बहुत ही सीधा आदमी लगता है, इसीलिए वो फेवल को एक कुरियर की जॉब दे देता है। इसके बाद हम कोजीमा को देखते हैं जो अपने बॉस से मिलने आता है और उसका बॉस उसे छोटे भाई जैसा मानता था, इसीलिए वो उसे अपने घर पर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोजीमा कोई क्राइम करके जेल जाए। और रात में फेवल अपने पुराने दिनों को याद करता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब फेवल छोटा था तब उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी और उसके बॉस ने ही उसे बचपन से पाला पोसा है और उसके बॉस ने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड है और उसने अपनी ट्रेनिंग ज्यादातर जंगलों में की है, जिस वजह से वो किसी भी जगह पर इजिली सरवाइव कर सकता है। तभी फेवल इबिहारा से मिलने के लिए उसके घर आता है और वो वहाँ पर कोजीमा से मिलता है और ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो इन्हें इबिहारा नीचे गिरा हुआ मिलता है क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया था, इसीलिए ये दोनों इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। और होश में आने पर इबिहारा कोजीमा को समझाता है कि वो गलत काम ना करे और खासकर लड़कियों की तस्करी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो कोजीमा होता है वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर कोजीमा दिखता है जो उसकी मैगजीन लेकर खड़ा होता है जिसके लिए पहले मिसाकी काम करती थी और वो उसे वापस से उसी मैगजीन में काम करने के लिए कहता है, लेकिन मिसाकी उसे साफ मना कर देती है और वो कोजीमा को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जो कोजीमा होता है वो बहुत ही टेढ़ा आदमी था और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई आसपास के लोगों को बता दूंगा। और कोजीमा यहाँ से जाने से पहले मिसाकी को एक नंबर देता है और कहता है कि जब तुम तैयार हो जाना तो मुझे कॉल करना। और कोजीमा के जाने के बाद मिसाकी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो किसी तरह से उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर अपनी नई शुरुआत की थी, लेकिन उसे अब ना चाहते हुए भी ये काम दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को देखते हैं जो कि फेवल को ढूंढते ढूंढते ऑक्सा सिटी में पहुंच जाते हैं और इन दोनों को यहाँ पर सैंग ने बुलाया होता है। सैंग जो कि इबिहारा की अपोजिट गैंग का लीडर है और इसने इन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया होता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम मिसाकी को देखते हैं जिसके पास कोजीमा उसकी माँ की फोटो भेजता है। दरअसल कोजीमा को पता चल गया था कि मिसाकी अपनी माँ के साथ कहाँ रहती है और एक दिन मिसाकी फेवल को अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है। दरअसल मिसाकी फेवल को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो ये बात फेवल को नहीं बता पाती है, जिसके बाद मिसाकी फेवल के बचपन के बारे में उससे पूछने लगती है तो फेवल उसको सब कुछ बता देता है और मिसाकी की बातों से फेवल को लगता है कि शायद मिसाकी परेशान है और फेवल इसीलिए उससे उसका कारण पूछता है, लेकिन मिसाकी उसको कुछ भी नहीं बताती है। अब अगले दिन वो ना चाहते हुए भी कोजीमा के पास आती है और कोजीमा उसे उसकी पुरानी मैगजीन दिखा कर कहता है कि तुम कस्टमर को काफी ज्यादा पसंद आओगी, जिसके बाद हम दोनों काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। तभी कोजीमा मिसाकी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर साइन करने के लिए बोलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रही है। तभी यहाँ पर कोई डोरबेल बजाता है और कोजीमा देखने जाता है कि बाहर कौन है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इबिहारा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ फेवल से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं काफी टाइम से कोजीमा को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। और वो फेवल से ये भी बताता है कि मुझे खबर मिली है कि मेरी अपोजिट गैंग के लीडर ने टोक्यो से कुछ शार्प शूटर्स को बुलवाया है। पहले तो फेवल उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन बार बार उसकी रिक्वेस्ट करने पर फेवल मान जाता है, जिसके बाद फेवल इबिहारा की कार लेकर कोजीमा के घर आता है और यहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी इमेजिनेशन से पूरे क्राइम सीन को समझता है। तभी कोजीमा के घर पर उसे वही मैगजीन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है जिस पर कोजीमा मिसाकी को साइन करने के लिए बोल रहा था और फेवल ये सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि कोजीमा के साथ मिसाकी को भी किडनैप किया गया है। तभी वो इबिहारा को कॉल करके सारी बातें बता देता है और उसके बाद वो सैंग का ठिकाना भी पूछता है जो शहर से थोड़ा दूर होता है। दूसरी तरफ हम सैंग को देखते हैं जो
अपने साथियों के साथ मिलकर कोजिमा को टॉर्चर कर रहा होता है। दरअसल जेल से छूटने के बाद कोजिमा ने अपने जिस पार्टनर को मारा होता है वो आदमी सैंग के लिए काम करता था और सैंग को ऐसा लगता है कि कोजिमा ने उसके आदमी कोई भी हारा के कहने पर मारा है। दूसरी तरफ फेबल उन दोनों को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा होता है और ये बात जब उसकी पार्टनर को पता चलती है तो उसकी पार्टनर उसे अपने बॉस की बातें याद दिलाती है और उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। पर फेबल उसको बताता है कि कोजिमा के साथ उन लोगों ने मिसाकी का भी किडनैप कर लिया है और जब से मैं शहर में आया हूँ तब से मिसाकी ने मेरी बहुत मदद की है और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनने के बाद वो भी फेबल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये मिशन फेबल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि इस मिशन के दौरान उसे किसी को भी नहीं मारना था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए वो दोनों एक खास तरह की बुलेट बनाते हैं ताकि उसे लगने के बाद आदमी को केवल दर्द हो और वो मरे नहीं। ये दोनों काफी मेहनत के बाद उन बुलेट्स को बना लेते हैं। उधर हम फेबल के बॉस को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल गया था और वो इबिहारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए फेबल को राजी नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस मिशन में अगर उसने किसी की भी जान ली तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ फेबल अपनी पार्टनर के साथ सैंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वो अपनी पार्टनर को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और वो खुद अकेला अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सैंग का एक आदमी मिसाकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर फेबल आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब क्योंकि फेबल ने मास्क पहन रखा था इसीलिए मिसाकी उसको पहचान नहीं पाती है। दूसरी तरफ वो दोनों शार्प शूटर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में थे क्योंकि आज उनका सामना अर्बन लेजेंड फेबल से होने वाला था। तभी फेबल मिसाकी को एक सेफ जगह पर रुकने के लिए बोलता है जिसके बाद वो कोजिमा को बचाने के लिए चला जाता है और जो गैंगस्टर्स होते हैं उन लोगों ने कोजिमा को एक गोडाउन के बीच में कुर्सी से बांध कर रखा था ताकि फेबल जब उसको बचाने के लिए आए तो वो उसको मार सके। लेकिन जो फेबल होता है वो उनकी सोच से बहुत ही ज्यादा आगे होता है और वो वहाँ आके सैंग के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और कोजिमा को वहाँ से बचा लेता है और उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने मिसाकी को छुपाया था। लेकिन कोजिमा की एक गलती की वजह से उन गैंगस्टर्स को पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद उन गैंगस्टर्स और फेबल के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और उसी दौरान फेबल कोजिमा को भी पीटता है क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से उसकी मुश्किलें और बढ़ रही थी। दूसरी तरफ एक शूटर मिसाकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और दूसरा फेबल से लड़ने के लिए उसके पास आता है और उन दोनों के बीच में गन फाइट शुरू हो जाती है जिसके बाद दोनों की गन एक दूसरे से चेंज हो जाती है और दोनों एक दूसरे की गन से एक दूसरे को शूट कर देते हैं। लेकिन जो फेबल की गन होती है जिसमें नकली बुलेट्स थी इसीलिए फेबल को कुछ भी नहीं होता है और फेबल उस शूटर की गन से उसको ऐसा मारता है कि वो केवल घायल हो जाए और मरे नहीं, जिस वजह से वो शूटर जिंदा बच जाता है। दूसरी तरफ फेबल की पार्टनर मिसाकी को उस दूसरे शूटर से बचा लेती है और सैंग के सारे आदमी को खत्म करने के बाद फेबल उन दोनों को यहाँ से बचा ले जाता है और मिसाकी कोई भी हारा के आदमी की मदद से उसको घर पर छुड़वा देता है और कोजिमा को लेकर वो खुद इबिहारा के पास आता है और इबिहारा को कोजिमा की सच्चाई पता होती है और वो उससे काफी ज्यादा नाराज होता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी लड़कियों की तस्करी जैसा बेकार काम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी कोजिमा उसे माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन इबिहारा जानता था कि कोजिमा कभी भी नहीं सुधरेगा, इसीलिए वो उसको गोली मार देता है और फेबल से पूछता है कि क्या मैंने सही किया। तभी फेबल उसे कहता है कि आप मुझसे बेहतर कोजिमा को जानते थे और आपको पता था कि वो कभी भी नहीं सुधर सकता, तो आपने शायद सही किया है। अब अगले दिन हम मिसाकी को देखते हैं जो कि फेबल के घर उसे मिलने आई थी और वो चुपचाप फेबल को देख रही होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि फेबल ने ही उसकी जान बचाई है, लेकिन फेबल उसको अपनी सच्चाई नहीं बताता है और आज भी अपनी आइडेंटिटी लोगों से छुपा कर रखता है। इधर फेबल के बॉस को उन दोनों शार्प शूटर्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उन दोनों के पास जाकर उनको मार देता है क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों जब तक जिंदा रहेंगे तब तक फेबल का पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसका बॉस इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस मिशन के दौरान फेबल ने किसी को भी नहीं मारा था और यहीं पर इस मूवी का डे एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।